Good morning, everyone. In the last video, we have discussed about the cells, that is the galvanic cell, Daniell cell, voltaic cell, and the standard hydrogen electrode. आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर्स इक्वेशन और उससे पहले व्हाट इज द नीड ऑफ द नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन चाहिए ही क्यों? एक्चुअली इससे पहले तक जब हम सेल की बात करते थे तो सेल पोटेंशियल कैसे निकालते थे? ई कैथोड माइनस ई एनोड। और ई कैथोड और ई एनोड हमें किस वैल्यू के लिए मालूम होती थी? श्योरली हमें मालूम होती थी स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में निकाला गया था। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकाले गए उनकी एक सीरीज बनाई गई और इस सीरीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बुक में देख लीजिए, एक पूरा टेबल बना हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। वहां पे हर एक पोटेंशियल, हर एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है और ये डिक्रीजिंग वैल्यू में है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू टॉप पर, उससे छोटी उससे नीचे, उससे छोटी उससे नीचे, उससे छोटी उससे नीचे, यानी डिक्रीजिंग टर्म में आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां पे लिख रखा है। अब अगर हम देखें तो वहां पे दो एरो बने हैं, एक डाउनवर्ड एरो और एक अपवर्ड एरो। डाउनवर्ड एरो पर लिखा हुआ है इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कौन शो करता है? मेटल्स, यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीजिंग मेटलिक स्ट्रेंथ है। कह सकते हैं आप कि ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का उल्टा है। इवन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में सिर्फ मेटल थे, यहाँ पे नॉन मेटल्स भी हैं, तो हम मेटल रिएक्टिविटी सीरीज से नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी लगभग वही है, उल्टा। वहां पे सबसे रिएक्टिव मेटल्स टॉप पे थे, पोटेशियम, लिथियम वगैरह, और यहाँ पे सबसे बॉटम है पोटेशियम, लिथियम, यानी कि इस सीरीज में बिल्कुल नीचे मेटलिक सब्सटेंसेज हैं और बिल्कुल ऊपर नॉन मेटलिक सब्सटेंसेज हैं। सो आप यहां पे ऐसा कुछ कह सकते हैं कि जब ई स्टैंडर्ड वैल्यू यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज करता है तो आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है, यानी कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में कहेंगे तो ऑक्सीडेशन बिहेवियर डाउन टू टॉप, यानी बॉटम से टॉप पे इंक्रीज करता है, यानी जब वैल्यू बढ़ती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू बढ़ती है तो आपकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, और अगर घटती है तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कम हो जाती है। दैट दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड देयर सीरीज, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बुक में दिया हुआ है, एक बार इसमें थ्रू चले जाइएगा। अब यहां पे हम किसी सेल की बात करते हैं, किसी भी सेल की बात करिए, जब हम सेल की बात करते हैं तो हम सेल पोटेंशियल निकालते हैं ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड से, यानी आपका सेल पोटेंशियल क्या निकला? ई स्टैंडर्ड सेल निकला। लेकिन क्या हमेशा स्टैंडर्ड सेल ही बनते हैं? जनरल लाइफ में हमें मालूम है कि स्टैंडर्ड सेल्स बहुत कम मिलते हैं। मैक्सिमम टाइम क्या होते हैं? नॉन स्टैंडर्ड सेल्स होते हैं। जरूरी तो है नहीं कि यूनिट कंसंट्रेशन हो, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर, ऐसा कुछ हो। अगर ऐसा है तब तो स्टैंडर्ड सेल है आपका, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सेल स्टैंडर्ड नहीं है। और अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो सेल का पोटेंशियल कैसे स्टैंडर्ड हो सकता है? अब ऐसी कंडीशन में अगर सेल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो उसके लिए सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक इक्वेशन दिया। इक्वेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम था नर्स्ट, और उनके नाम पे इस इक्वेशन को बोला गया नर्स्ट इक्वेशन। दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन। नर्स जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा फॉर एनी आयनिक रिएक्शन दैट इज M इज कन्वर्टिंग इनटू M N पॉजिटिव, एक मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है जिसके ऊपर N पॉजिटिव चार्ज है। इस रिएक्शन के लिए, इस आयनिक रिएक्शन के लिए इन्होंने एक इक्वेशन दिया जो था E इक्वल E फॉर M/Mn पॉजिटिव, यानी इस रिएक्शन के लिए इक्वल टू E स्टैंडर्ड for the same metal ion minus RT upon NF log natural metal concentration upon metal ion concentration। अब यहाँ पे ये Ln क्या है? कभी कभार आप ये पूछते हैं तो आप नॉर्मली मैथ में जानते हैं, मैथ में लॉग दो तरह के होते हैं। एक लॉग होता है जिसे हम कहते हैं लॉग बेस 10, और दूसरा होता है जिसे हम लॉग बेस E या लॉग बेस इनवर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जब लॉग बेस E होता है तो उसे हम नॉर्मली लॉग नेचुरल बोलते हैं, तो केमिस्ट्री में लॉग नेचुरल को Ln से लिख देते हैं।
और जहां कहीं पे भी log बेस 10 आएगा उसे हम log पूरा log लिख के करते हैं। तो यहां पे ln मींस log नेचुरल, ठीक है। यहां पे क्या है, R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर, n इज द वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि यहां पे देख सकते हैं 0 से +n ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, तो वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज n, एंड F इज द फैराडे कांस्टेंट। यहां पे F की वैल्यू होती है 96487, एंड दिस फैराडे कांस्टेंट इज द चार्ज कंटेन्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज कैरी करते हैं वही होता है फैराडे की वैल्यू, देन दिस इज द फैराडे कांस्टेंट। ये एक इलेक्ट्रोड के लिए कहा, लेकिन हमें तो निकालना है सेल के लिए, तो हम एक सेल रिएक्शन ले लेते हैं। फॉर एनी सेल, फॉर सेल Cu2 plus Zn gives Cu plus Zn plus 2। ये रिएक्शन हम लोग बहुत देर से देख रहे हैं, यानी पिछले वीडियो में भी हमने यही रिएक्शन देखा था, इसी रिएक्शन को हम आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। यहां पे देखिए, दिस वन इज रिडक्शन एंड दिस पार्ट इज ऑक्सीडेशन। तो यहां पे कॉपर का हो रहा है रिडक्शन और जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कांसेप्ट आप जानते हैं, यानी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। यहां आप देख रहे हैं +2 से 0 में जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज द रिडक्शन, और यहां पे 0 से +2 में जा रहा है, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड दैट इज द ऑक्सीडेशन। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? यानी कि अगर हम देखें तो कॉपर जिसका रिडक्शन हो रहा है दिस इज द कैथोड, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड। आपको लास्ट वीडियो में बताया था लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, यानी ऑक्सीडेशन हाफ ही एनोड होता है, वही नेगेटिवली चार्ज होता है। सो हियर जिंक इज एनोड एंड कॉपर इज कैथोड। तो हम पहले ले लेते हैं ई कैथोड इक्वल टू ई Cu2+/Cu। अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखें तो आप लिख सकते हैं इक्वल टू ई स्टैंडर्ड Cu/Cu2+ माइनस RP अपॉन NF ln मेटल अपॉन मेटल आयन कंसंट्रेशन। अब आपको मालूम है मेटल सॉलिड होता है और सॉलिड का कंसंट्रेशन यूनिटी माना जाता है, यानी 1 माना जाता है। हम इसकी जगह पे 1 लिख देते हैं, 1 अपॉन Cu2+ आयन कंसंट्रेशन। यहाँ पे कॉपर अपॉन कॉपर आयन की जगह पे 1 अपॉन Cu2+ आयन कंसंट्रेशन लिख दिया है। क्लियर? सिमिलरली ई एनोड, ये क्या है, ये है आपका E Zn+2/Zn, और इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग फिर से लिखें, ये हो गया आपका ई स्टैंडर्ड Zn+2/Zn माइनस RP अपॉन NF ln 1 अपॉन Zn+2 आयन कंसंट्रेशन। ये तो आपके पास हो गया कैथोड और एनोड। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेल, ई सेल। और ई सेल क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो आप लिख सकते हैं दैट ई सेल इक्वल टू ई Cu/Cu2+/Cu माइनस ई Zn/Zn+। बस दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, और दोनों की वैल्यू पुट करने पर हमें सेल पोटेंशियल मिल जाएगा। अब यहां पे इक्वल टू इसकी वैल्यू हो गई आपकी ई स्टैंडर्ड Cu2+/Cu माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन कॉपर आयन कंसंट्रेशन। ये तो हो गया आपका कैथोड की वैल्यू, माइनस एनोड की वैल्यू अगर रखेंगे ये हो जाएगा आपका ई स्टैंडर्ड Zn/Zn+2 माइनस RT अपॉन NF
ln 1 अपॉन Zn प्लस 2 आयन कंसंट्रेशन। बस इसी वैल्यू को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड, डायरेक्टली अगर हम इसे ई स्टैंडर्ड सेल लिख दें, लिखा जा सकता है, तो आप लिख दे रहे हैं ई स्टैंडर्ड सेल माइनस RT अपॉन NF, और RT अपॉन NF कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, क्या हो गया RT अपॉन NF ln, अब यहां देखिए log A माइनस log B, और आपको मालूम है कि log A माइनस log B इक्वल टू log A बाई B, यानी log 1 अपॉन कॉपर आयन कंसंट्रेशन अपॉन 1 अपॉन Zn आयन कंसंट्रेशन। इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा Zn आयन कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन कंसंट्रेशन, या कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नोट कर लीजिए। अब अगर हम इसी को आगे लिखते हैं, ये हो गया आपका ई स्टैंडर्ड सेल माइनस, यहां पे R की वैल्यू रख दें, टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस यानी प्लस 273.15 रख दें। R की वैल्यू आपको मालूम ही है। N की वैल्यू वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्योंकि वो अलग अलग सेल में अलग अलग होगा तो उसे हम अलग नहीं कर रहे हैं, उसे कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। और F की वैल्यू 96487, साथ में ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303। ये सारी वैल्यू रख के डायरेक्टली सॉल्व करें, हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सीधे लिख दे रहे हैं। तो अगर सारी वैल्यू रख के सॉल्व करें कि आपका RT अपॉन NF जो है उसकी वैल्यू आती है 0.059 अपॉन n। n की वैल्यू इसलिए नहीं रखी गई क्योंकि ये वेरी करता रहता है हर एक सेल में, तो यहाँ पे हमने स्पेसिफिक वैल्यू नहीं ली। log, क्योंकि यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि कन्वर्जन फैक्टर है, तो ln जो है log नेचुरल जो है वो अब log में कन्वर्ट हो गया है, ये है log। अब इसका वैल्यू, अब मैंने यहाँ पे कहा अगर इस रिएक्शन में देखें तो यहाँ पे क्या Zn आयन कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन कंसंट्रेशन, कह सकते हो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो यह है log P बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज द नॉस्ट इक्वेशन। अगर फिर से यहां पे लिख दें तो यह हो गया आपका E सेल इक्वल टू E स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 अपॉन n log QC। QC इज रिएक्शन कोएफिशिएंट, लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा था। रिएक्शन कोएफिशिएंट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हेन द रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। जस्ट नोट डाउन। नेक्स्ट इक्वेशन इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। डेरिवेशन तो इसका कम ही आता है, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल्स लगभग हर साल आते हैं, कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल आता है। तो हम इस पे एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से नॉस्ट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, फॉर एनी सेल रिएक्शन Zn कन्वर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ Zn+2 एंड Cu+2 कन्वर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ Cu। हमने एक सेल को डिपिक्ट कर लिया है, आई थिंक आप समझ सकते हैं इसे। अगर इस सेल के लिए E स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू 1.1 वोल्ट, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ E सेल, देन E सेल इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे इक्वेशन आप लोग देख रहे हैं, नॉस्ट इक्वेशन अभी अभी आपने नोट किया होगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नॉस्ट इक्वेशन E सेल इक्वल टू E स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 अपॉन n log QC, that is the concentration of product upon concentration of reactant। अब यहाँ पे E सेल तो आपको निकालना ही है, E स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, यानी कि ये हो गया आपका 1.1 वोल्ट माइनस 0.059
अब यहां देखिए कि वेरिएशन कितने का आ रहा है, ये आ रहा है 0 से +2 यानी वेरिएशन 2 का, और यहां पर भी 2 का है। अगर नहीं बराबर बराबर आ रहा है तो रिएक्शन को बैलेंस करके लिख लीजिए, तब निकालिए। अब यहां पे वेरिएशन ऑफ 2 यानी n की वैल्यू हो गई यहां पे 2। अब क्या बच गया, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब इसमें कैसे निकालेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट है कौन सा रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे हम ये सीक्वेंस देख सकते हैं, ये है रिएक्टेंट प्रोडक्ट आरपी आरपी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, मेटल का कंसंट्रेशन 1 माना जाता है, छोड़ दीजिए। ये है प्रोडक्ट, यहाँ पे 0.001 मोलर, तो ये है आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 0.001 मोलर कंसंट्रेशन। और ये फिर से क्या है, रिएक्टेंट कितना है 0.0001, और फिर से ये है प्रोडक्ट जो कि मेटल है, इसका कंसंट्रेशन 1 है। बस इस वैल्यू को सॉल्व कर देना है, सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 1.1 माइनस 2 से डिवाइड कर दें, ये हो गया आपका 0.0295 लॉग 10। हम इसे सॉल्व करेंगे, लॉग 10 आएगा, आई थिंक इतना तो आता ही होगा आपको। और जब इसे करेंगे तो log 10 पावर x इक्वल टू x, या फिर सिंपली कह सकते हैं log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो log 10 की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, बस इन दो को तो माइनस ही करना है। ये हो गया आपका 1.1 माइनस 0.0295, माइनस कर देते हैं, ये हो गया आपका 50701, तो 1.0705 वोल्ट। आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी, बहुत छोटे से कैलकुलेशंस होते हैं। इस चैप्टर में जितने भी कैलकुलेशन हैं छोटे ही होते हैं, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं आता है। लॉग के लिए आपको कभी कभार ये कंफ्यूजन होता है लॉग कैसे निकालेंगे, तो लॉग के लिए आपके बुक में, आपके क्वेश्चन पेपर में लॉग की वैल्यू दी रहती है, सीधे आपको लॉग की वैल्यू लिख देनी होती है। वैसे आपको मैंने क्लास में लॉग टेबल दिखाना बताया है, और अगर नहीं कुछ है तो कम से कम कुछ वैल्यूज लॉग की याद कर लीजिए, जैसे log 2, log 3 और log 10। ये 3 से मैक्सिमम हो जाएंगे, प्राइम नंबर को छोड़ के लगभग सारे इसी से निकल जाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द नर्स्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द नर्स्ट इक्वेशन एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम यहां देखने जा रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन एंड equilibrium constant. Then what is the relation between the Nernst equation and the equilibrium constant? Then क्या है Nernst equation, फिर से हम वही देख लेते हैं, अभी तो डिराइव किया है, E cell इक्वल टू E स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 अपॉन n, ये है आपका Nernst equation। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम पे आप कह सकते हैं दैट एट इक्विलिब्रियम QC इक्वल टू KC, एंड व्हाट्स अबाउट द E सेल। जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की, तो क्या है इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन सेम रेट से चल रहा है। देन व्हाट इज द एक्चुअल रिएक्शन? नो रिएक्शन, एक्चुअल में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा, कोई रिएक्टेंट नहीं बन रहा, और दोनों हो भी रहा है, जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना रिएक्टेंट हो रहा है, रिजल्टेंट जीरो है। यानी आप कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, नेट फ्लो जीरो। और अगर इलेक्ट्रॉन का नेट फ्लो जीरो है, इट मींस करंट कितना हुआ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। फ्लो हो ही नहीं रहा तो रेट क्या होगा, वो भी तो जीरो ही होगा ना, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज जीरो। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, वोल्टेज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट होता है। तो अगर I की वैल्यू जीरो है तो V की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, यानी वोल्टेज की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। और E सेल है क्या, ये भी तो वोल्टेज ही है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो होगी। बस यही वैल्यू हम ऊपर लिख देते हैं, पुटिंग वैल्यू।
और वैल्यू जब पुट करेंगे तो ई सेल इक्वल टू 0 इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। ये तो हो गया आपका रिकर्शन। हमें के सी के टर्म में चाहिए तो हम इन पूरी वैल्यू को इधर ले आते हैं और ये हो गया आपका 0.059 अपॉन एन लॉग के सी इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल। तो क्योंकि हमें के सी चाहिए और वैल्यू को हम इस तरफ ले आते हैं, ये हो गया आपका लॉग के सी इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल इंटू एन अपॉन 0.059। या अगर हम सिर्फ के सी के टर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं दैट के सी इक्वल टू एंटी लॉग ई स्टैंडर्ड सेल इंटू एन अपॉन 0.059। नोट कर लीजिए। यहां पे इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आपका कॉपर आयन प्लस जिंक गिव्स कॉपर प्लस जिंक आयन, जिसके लिए ई स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू दी है 1.1 वोल्ट और आपको पता क्या करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केसी। तो केसी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, केसी इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल इंटू 2 इंटू एन अपॉन 0.059। सिर्फ वैल्यू पुट कर दें तो ई स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू गिवन है, ये है आपका 1.1 वोल्ट। एन की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज द 2 अपॉन 0.059 यानी 2.2 डिवाइडेड बाई 0.059। ये सबका सब एंटी लॉग में है, एंटी लॉग लिखना यहां पे भूल गया था, एंटी लॉग। और ये जो वैल्यू आई, ये आई आपकी एंटी लॉग में, वैल्यू किसकी है, केसी की। बस इसे सॉल्व करिए और सॉल्व करके वैल्यू फाइंड कर लीजिए। आई थिंक सॉल्व करना आता है, सिंपल सा डिवीजन करना है और डिवीजन करके वैल्यू को आपको फाइंड करना है, हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।